हेलो एवरीवन। भूगोल की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। भूगोल की इस क्लास में हम आज भारत के भौतिक प्रदेशों का अध्ययन करेंगे। तो इसका अध्ययन करने से पहले हमें भारत का सामान्य परिचय का ज्ञान होना आवश्यक है। तो पहले हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्च दक्षिणम वर्ष तत्र भारत नाम भारती यत्र संतति, अर्थात पृथ्वी के उस भूभाग को जो उत्तर में हिमाद्री, हिमवान एवं हेमकूट पर्वत तंत्र से लगाकर दक्षिण में सेतुबंध वर्तमान में हिंद महासागर तक फैला है और जिसमें भारतीय संतति चक्रवर्ती सम्राट भरत की संतानें बसती है, को भारत या भारतवर्ष कहते हैं। प्राचीन काल में आर्यों की भरत नाम की शाखा ने अनार्यों और आर्यों के दूसरे समुदायों या कुलों पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया था। इसी शाखा के नाम पर प्राचीन काल से ही इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। इसके बाद हम भारत की आकृति और विस्तार के बारे में जानेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है, वर्तमान में भारत की आकृति पूर्णतः त्रिभुजाकार न होकर चतुष्कोणीय है, जो केवल पश्चिमी भागों को छोड़कर अन्य सभी ओर से प्रकृति द्वारा इतनी अच्छी तरह से परिसीमित है जितना संभवतः विश्व का कोई भी देश नहीं है। यूनान काल के महान भूगोलवेत्ता स्ट्रैबो ने भारत की आकृति पतंग जैसी बताई है। यह देश पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। वर्तमान में इस महान देश की मुख्य भूमि विषुवत रेखा के उत्तर में 8.4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच फैली हुई है। किंतु अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी छोर ग्रेट निकोबार से दक्षिण में स्थित इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तृत है। कर्क रेखा इसके मध्य से होकर निकलती है, जो देश को महाद्वीपीय और उष्णकटिबंधीय नामक वृहत जलवायु प्रदेशों में विभाजित करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा देश के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। इससे पूर्व और पश्चिम के भागों के समय में प्रति देशांतर 4 मिनट का अंतर रहता है। ग्रीनविच रेखा देश की प्रामाणिक समय निर्धारण रेखा भी है। दक्षिणी भारत का भाग शनि शनि सकरा होता गया है, जो कन्याकुमारी अंतरीप के निकट पहुंचने पर एक शीर्ष बिंदु के आकार का हो जाता है। मुख्य भूमि का वह दूर दक्षिणी भाग विषुवत रेखा से केवल 876 किलोमीटर दूर पड़ता है। भारत की विशालता का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इसका विस्तार पूर्व से पश्चिम में 2933 किलोमीटर है और उत्तर दक्षिण में 3214 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर है और समुद्री सीमा 7516.6 किलोमीटर लक्षद्वीप, अंडमान एवं निकोबार द्वीपों सहित है। अवस्थिति एवं भौतिक स्वरूप। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसकी उत्तर दक्षिण की लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इसका कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है तथा सागरीय तट रेखा 7,516.6 किलोमीटर है, जिसमें द्वीप समूह की तट रेखा की
लंबाई भी सम्मिलित है। भारत के उत्तर में ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं स्थित है, जिनके ठीक दक्षिण में उनसे प्रवाहित नदियों द्वारा निर्मित मैदानी भाग है। दक्षिणी भाग में प्राचीन पठारी भाग है, जिनके दोनों तरफ पर्वतीय भाग क्रमशः पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट स्थित है। भारत के धरातल का 29.3% भाग पर्वतीय तथा 27.7% भाग पठारी और 43% भाग मैदानी है। इस आधार पर भारत के भौतिक लक्षणों में विविधता के कारण इसे निम्न उप विभागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ऊपर ही ऊपर हिमालय पर्वतीय प्रदेश है। हिमालय पर्वत विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला है। इसकी उत्पत्ति 7 करोड़ वर्ष पूर्व मध्य जीवी महाकल्प में हुई थी, जब इसके स्थान पर टेथीस सागर नाम की भू अभिनति थी, जिसके ऊपर में अंगारा लैंड तथा दक्षिण में गोंडवाना लैंड नामक स्थलीय भाग स्थित थे। मध्य जीवी कल्प के अंत में भूगर्भिक हलचलों के कारण उपयुक्त दोनों भूखंड परस्पर एक दूसरे के निकट आए, जिस कारण टेथीस सागर की तलछट में संपीड़न उत्पन्न हुआ, वलित होकर वर्तमान हिमालय निर्मित हुआ। हिमालय पर्वत अफगानिस्तान के बलूचिस्तान से लेकर म्यांमार के अराकान योमा तक 2400 किलोमीटर में तलवार की आकृति में फैला है, जिसकी चौड़ाई 240 से 320 किलोमीटर है। हिमालय का विस्तार भारत में लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। हिमालय प्राकृतिक रूप से निम्नांकित 3 समानांतर श्रेणियों में विभक्त है। पहला है महाहिमालय, दूसरा है लघु हिमालय और तीसरा है उप हिमालय। इसमें पहला है महाहिमालय। इसे वृहद या मुख्य हिमालय भी कहते हैं। यह हिमालय की मुख्य उत्तरी श्रेणी है, जो सिंधु नदी के मोड़ से लेकर ब्रह्मपुत्र के मोड़ तक निरंतर चली गई है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है। यहीं पर विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर स्थित है, जो नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन या K2 8611 मीटर है, जो काराकोरम में स्थित है। इसके अतिरिक्त धौलागिरी, कंचनजंगा, नंदा देवी, अन्नपूर्णा, मकालू आदि अन्य चोटियां भी यहीं स्थित है। ये श्रेणियां वर्ष भर हिम से ढकी रहती है। काराकोरम, जोजिला, नाथुला, जेपला, शिनकिला एवं चुम्बा घाटी आदि दर्रे इस क्षेत्र में स्थित है। इसके बाद सेकंड आता है लघु हिमालय। इसको महान हिमालय या उप हिमालय के मध्य स्थित होने के कारण मध्य हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 4500 मीटर तथा चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर के मध्य है। यह क्षेत्र केवल शीतकाल में ही हिमाच्छादित रहता है। नैनीताल, मसूरी, चकराता, शिमला, रानीखेत, अल्मोड़ा, दार्जिलिंग आदि स्वास्थ्यवर्धक स्थान यहाँ स्थित है। धौलाधर, नाग, टीबा, पीर पंजाल आदि इस क्षेत्र की प्रमुख चोटियां हैं। लघु हिमालय ढालों पर छोटे छोटे मैदान मिलते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल तथा पयार कहते हैं। इन दोनों के बाद हिमालय का तीसरा भाग आता है उप हिमालय। यह दक्षिणी हिमालय का निचला प्रदेश है, जिसे बाहरी हिमालय तथा शिवालिक हिमालय भी कहते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1000 मीटर तथा चौड़ाई 8 से 48 किलोमीटर है। लघु हिमालय तथा इसके मध्य अनेक समतल घाटियां हैं, जिन्हें पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून कहा जाता है। हरिद्वार तथा देहरादून इसी क्षेत्र में स्थित है। आज जहाँ शिवालिक है, वहाँ अतीत में इंडो बर्मा नामक नदी प्रवाहित होती थी। शिवालिक को जम्मू पहाड़ी एवं अरुणाचल प्रदेश में डफला, मीरी तथा
निशीम पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतीय प्रदेश के बाद नंबर आता है सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। यह उत्तरी पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के पठार के मध्य स्थित है। यह मैदान अर्धचंद्राकार रूप में पश्चिम में एक समुद्र से पूर्व में दूसरे समुद्र तक फैला है। इसका निर्माण हिमालय से निकलने वाली नदियों तथा कुछ दक्षिणी पठार से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियों द्वारा लाई गई काप मिट्टी से बना है। यह मैदान लगभग 2400 किलोमीटर लंबा तथा 150 से 500 किलोमीटर पश्चिम में चौड़ा है। इसका कुल क्षेत्रफल 7.5 लाख वर्ग किलोमीटर है। सामान्यतः भूगोलवेताओं ने इसे समतल प्राय मैदान माना है, लेकिन इसमें भू आकृतिक दृष्टि से निम्न 4 उप विभाग हैं। पहला है भाबर प्रदेश। यह शिवालिक के गिरिपदीय प्रदेश में सिंधु से तिस्ता तक 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई में पाया जाता है। इस क्षेत्र में भारी मात्रा में कंकड़, पत्थर, बजरी आदि लाकर जमा किए गए हैं, जिससे यह मैदान पारगम्य चट्टानों वाला है, जहां से अनेक नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। अतः यह भाग कृषि योग्य नहीं है। सेकंड है तराई प्रदेश। यह भाबर के दक्षिण का वह भाग है जहां भाबर की विलुप्त नदियां यहाँ पुनः दिखाई देती है। यहाँ काफी मात्रा में दलदल पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में निक्षेपित तलछट के कण छोटे होते हैं। यहाँ पर दलदली भाग होने के कारण वन अधिक मिलते हैं। तीसरा है बांगर प्रदेश। यह नदियों की बाढ़ के जल की पहुंच से दूरस्थ उच्च भाग होता है, जहाँ पुरातन जलोढ़ मृदाएं पाई जाती है। यहाँ चूनायुक्त संग्रथनों की प्रचुरता होती है। यह कृषि के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। इसे पंजाब में धाया कहते हैं। चौथा है खादर प्रदेश। यह प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा प्राप्त करने वाला निम्न मैदान है, जहाँ बाढ़ का पानी पहुँच जाता है। ये काफ़ी उपजाऊ होते हैं, जहाँ गहन कृषि की जाती है। सिंधु से लेकर असम तक इस मैदान के उच्चावच में प्रादेशिक विभिन्नताएं पाई जाती है, जिस आधार पर इसे निम्न भागों में विभक्त किया जाता है। पहला है सिंधु का मैदान, सेकंड है पंजाब एवं हरियाणा का मैदान, तीसरा है गंगा का मैदान, चौथा है ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान आदि। इसके बाद तीसरा आता है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, पूर्व में राजमहल की पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ व दक्षिण में कार्डमम पहाड़ियाँ इसकी सीमाएं निर्धारित करती हैं। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उत्तर पूर्व में शिलोंग तथा कार्बी एलांग पठार भी इसी भूखंड का विस्तार है। हजारीबाग, पलामू पठार, रांची पठार, मलावा पठार, कोयम्बटूर पठार व कर्नाटक पठार प्रायद्वीपीय पठार के ही भाग है। यह एक प्राचीनतम स्थिर भूभाग है, जिसकी ऊंचाई पश्चिम से पूर्व की ओर घटती जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की स्थलाकृतियों में टार, ब्लॉक पर्वत, भ्रंश घाटियाँ, पर्वत स्कंध, नग्न चट्टान संरचना, क्वार्टजाइट भित्तियाँ, टेकरी पहाड़ियाँ श्रृंखलाएं प्रमुख है। ये स्थल प्राकृतिक जल संग्रहण के केंद्र हैं। यहाँ की मिट्टी काली है। उच्चावच की दृष्टि से यह पठार 3 भागों में विभक्त है। पहला है दक्कन का पठार। यह पठार पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट, उत्तर में सतपुड़ा, मैकाल व सतपुड़ा श्रेणियों से घिरे हैं। इसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक व तमिलनाडु में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई व इलायची पहाड़ियाँ आदि नामों से जाना जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचा व अविरत है। अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित अनाईमुड़ी प्रायद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी दादो बेटा नीलगिरी पहाड़ियों में स्थित है। ज्यादातर नदियां पश्चिमी घाट से निकलती है, जिसमें महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी प्रमुख है।
जावदी, पालकोंडा, नल्लामलाई, महेंद्रगिरी प्रमुख चोटियां हैं। दक्कन पठार के बाद है मध्य उच्च भाग। यह पश्चिम में अरावली व दक्षिण में सतपुड़ा श्रेणियों से घिरा हुआ है। यह दक्कन के पठार का उत्तरी भाग है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। यह अविशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जो काफी अपरदित है तथा श्रृंखलाएं काफी टूटी हुई है। इसका भूगर्भिक इतिहास कायांतरण की कई प्रक्रियाओं से गुजरा है, जिसका प्रमाण संगमरमर, स्लेट व नाइस जैसी कायांतरित चट्टानें प्रस्तुत करती हैं। यमुना की अधिकतर सहायक नदियां विंध्याचल व कैमूर श्रेणियों से निकलती है। राजमहल पहाड़ियों का दक्षिणी भाग छोटा नागपुर का पठार खनिजों की दृष्टि से संपन्न है। इसके बाद तीसरा आता है उत्तर पूर्व का पठार। मेघालय व कार्बी एलांग पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही एक भाग है। इसके बारे में मान्यता है कि हिमालय की उत्पत्ति के समय इंडियन प्लेट के उत्तर पूर्व दिशा में खिसकने के कारण राजमहल पहाड़ियों व मेघालय के पठार के बीच भ्रंश घाटी बनने के कारण यह अलग हो गया था तथा बाद में नदियों द्वारा जलोढ़ से पाट दिए गए। यहाँ निर्वासित जनजातियों के नाम के आधार पर मेघालय पठार को 3 भागों में बांटा गया है: गारो पहाड़ियाँ, खासी पहाड़ियाँ, जयंतिया पहाड़ियाँ। असम की कार्बी एलांग पहाड़ियाँ भी इसी का विस्तार है। मेघालय के पठार में कोयला, लोहा, सिलिमेनाइट, चूने का पत्थर और यूरेनियम पाया जाता है। मेघालय का पठार अति अपरदित है। चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका है तथा वनस्पति नहीं के बराबर है। प्रायद्वीपीय पठार निम्न संदर्भ में अति महत्वपूर्ण है। प्रायद्वीपीय भाग 6100 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा रखता है, जिसमें अनेक संसाधन हैं। इस पठारी भाग में देश का 90% कोयला तथा कपास उत्पादित की जाती है। दक्षिणी पश्चिमी तट का 2/3 खनिज तेल का उत्पादन करता है तथा 75% वन क्षेत्र भी यही है। यहाँ देश की कुल भूजल संसाधन का 60% भाग है। दक्षिणी भारत की पहाड़ियाँ चाय, रबर तथा कहवा की कृषि के लिए प्रसिद्ध हैं। पश्चिमी घाट पर शरावती नदी पर प्रसिद्ध गढ़सोपा जल प्रपात स्थित है। इसके बाद नंबर आता है भारतीय मरुस्थल का। यह अरावली पर्वत के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जो एक उबड़ खाबड़ भूस्थल है जिस पर बहुत से रेतीले टीले व बरखान पाए जाते हैं। यह शुष्क व वनस्पति रहित क्षेत्र है, जिस कारण इसे मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। इसके स्थान पर मेसोजोइक कल्प में समुद्र था। इसकी पुष्टि आकल में स्थित काष्ठ जीवाश्म पार्क में उपलब्ध प्रमाणों तथा जैसलमेर के निकट ब्रह्मसर के आसपास के समुद्री निक्षेपों से होती है। इस क्षेत्र की भूगर्भिक चट्टान संरचना में प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। धरातलीय आकृतियां भौतिक अपक्षय व पवन अपरदन से निर्मित है। यहाँ की प्रमुख स्थलाकृतियां रेतीले टीले जो स्थानांतरित हैं, छत्रक, चट्टानी और मरुद्यान है। ढाल के आधार पर इसके 2 भाग हैं: सिंध की ओर ढाल वाला उत्तरी भाग व कच्छ के दून की ओर ढाल वाला दक्षिणी भाग। नदियां अल्पकालिक हैं। इनमें मुख्य नदी लूनी नदी है, अंतःस्थलीय प्रवाह का उदाहरण है, जहां नदियां झील या प्याला में मिल जाती है। उत्तरी हिमालय प्रदेश, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार और रेगिस्तानी भाग के बाद अब नंबर आता है तटीय मैदान का। तटीय मैदान को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें पहला है पश्चिमी तटीय मैदान। इसका विस्तार पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के मध्य गुजरात से कन्याकुमारी तक है। इसकी औसत चौड़ाई 64 किलोमीटर है। दमन से गोवा तक कोंकण तट, गोवा से मंगलोर के मध्य कन्नड़ तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक मलाबार तट विस्तृत है। यह अनेक लेगून मिलते हैं, जिन्हें कयाल कहते हैं। कोचीन बंदरगाह एक लेगून पर ही स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान में
नारियल, चावल, सुपारी, केला तथा गरम मसाले की कृषि की जाती है। अब सेकंड है पूर्वी तटीय मैदान। इसका विस्तार पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के मध्य उत्तर में स्वर्णरेखा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक है। इसकी अधिकांश चौड़ाई तमिलनाडु के पास 100 से 120 किलोमीटर तथा न्यूनतम कहीं कहीं 32 किलोमीटर भी रह जाती है। इसके निर्माण में महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों का योगदान रहा है। महानदी एवं कृष्णा नदियों के मध्य इसे उत्तरी सरकार तट तथा कृष्णा एवं कावेरी नदियों के मध्य कोरोमंडल तट कहते हैं। इस तट पर भी अनेक लेगून झीलें मिलती है। इनमें चिल्का एवं पुलिकट झीलें प्रमुख है। इस तट पर विशाखापट्टनम बंदरगाह डॉल्फिन चट्टान के पीछे स्थित है। अब तटीय मैदान के बाद नंबर आता है द्वीप समूह का। भारत में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी में क्रमशः लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित कुल 247 द्वीप स्थित है। अंडमान द्वीप समूह में लगभग 200 तथा निकोबार में 19 द्वीप है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निकोबार में बेरन द्वीप पर स्थित है। अंडमान द्वीप की सर्वोच्च चोटी सैंडल चोटी 738 मीटर है। केरल तट के पश्चिम में लक्षद्वीप स्थित है, जो प्रवाल द्वीप है। इसका क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। इसे सैलानियों का स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ नारियल के वृक्षों की अधिकता है। अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह के अतिरिक्त हुगली के पास लंबा सागर द्वीप, न्यूमोर द्वीप तथा मन्नार की खाड़ी में पंबन द्वीप, नेल्लोर के समीप प्रवाल निर्मित श्री हरिकोटा द्वीप आदि अन्य प्रमुख द्वीप हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा बिंदु 6 डिग्री 30 मिनट अक्षांश पर स्थित है। इसी के साथ अपना आज का टॉपिक भारत का भौतिक विभाजन पूरा हुआ। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।